तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी अगर कायदे से देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना भी नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर जहन दिमाग लगा के सोचें तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के प्रशासन, हमारे देश का जो खुफिया तंत्र है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब हमने हिंदुस्तान में इन खबरों को देखा, अपने देश में देखा कि कुछ प्रदर्शनकारी थे, वो आते हैं, आने के बाद पार्लियामेंट में एक तरह से जम कर जाते हैं अंदर, और जम करने के बाद ना उन्होंने किसी को शायद हार्म करने की कोशिश की, ना किसी के ऊपर अटैक किया। बस उन्हें अपनी एक प्रदर्शन को, अपनी एक प्रोटेस्ट को लोगों के सामने रखना था। इस वजह से उन्होंने एक स्मोक बम का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट में धुआं हुआ। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के नारे लगाए। उसके बाद फिर बहुत ही प्यार से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ, इस बीच कुछ सांसदों ने उनकी अच्छी खासी पिटाई भी की। अब ये चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद एक चीज़ आती है कि किसी को अपनी मांग रखनी थी, उसने ये तरीका चुन लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब ये चीज़ कोई बाहरी देखता है, यानी जैसे पाकिस्तान में ये वीडियो चले, चाइना में चले, अलग अलग कंट्रीज़ में चले, तो अपने आप में एक हंसी की बात होती है कि एक देश जिसने 1200 करोड़ रुपए में एक पार्लियामेंट बनाया, और ये कह के बनाया कि चूँकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो पुराना है और ये जो नया पार्लियामेंट होगा बेहद हाईटेक होगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी, सुरक्षा यहाँ ज़्यादा होगी, जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उन्हें तरह तरह की सहूलियत मिलेंगी, उनको अपनी बात रखने में आसानी होगी, सीट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो सिक्योरिटी होगी उसका अरेंजमेंट बहुत बेटर होगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब दो ऐसे लड़के जो अचानक से ऐसे एंट्री ले लेते हैं, अच्छा एंट्री लेने में बड़ी दिक्कत नहीं है, वो तो हो सकता है कि उन्होंने किसी माध्यम से एंट्री ले ली हो, जो आपको वीडियो में कवर करके बताऊँगा, लेकिन उन्होंने अपने साथ एक स्मोक गन कैरी किया और स्मोक गन को बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर फैलाया, फोड़ा। तो ये चीज़ें जब बाहर के लोग, बाहर के मुल्क देखते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की क्या बखिया उधेड़ती है, तरह तरह के मजाक बनते हैं, तो अपने आप में बड़ा दुख भी होता है। और फिर यहीं से एक सवाल उठता है कि आखिर हमारे पार्लियामेंट की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, वो आखिर है कैसी, जिसके पीछे कहा जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, न जाने कितने पुलिस वाले होते हैं। पूरे देश के सबसे ज़्यादा वीआईपी अगर बात करें आजकल के टाइम में, सबसे बड़े वीआईपी कोई हैं तो वो पॉलिटिशियन, नेता हैं। जिस पार्लियामेंट में पीएम से लेके या पोजीशन के बड़े बड़े लीडर, होम मिनिस्टर, ये तमाम लोग मौजूद हों, आखिर उसकी सुरक्षा व्यवस्था होती कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों को आज कड़ी दर कड़ी जानेंगे। साथ ही क्या कुछ हुआ था वो भी आप लोग लगभग जानते होंगे, क्योंकि कल शम्स सर ने बहुत ही बेहतरीन कहानी उस पर सुनाई थी, और जो नहीं सुने उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कल 2001 में दरअसल ऐसे ही पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो कल उसी चीज़ की वर्सी थी, यानी जो जवान हमारे देश के पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को सुरक्षा देते देते अपनी जान गंवा देते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए एक शोक सभा व्यवस्था की जाती है हर साल। उसी तारीख को उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके उस बलिदान को याद किया जाता है। उसके बाद फिर विंटर सेशन चालू होता है। तो कल भी ऐसा ही कुछ था। उस टाइम पीएम भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। इन तमाम लोगों ने फिर उस शोक सभा में अपना हिस्सा लिया। उसके बाद फिर उनको कहीं जाना था, वहाँ पे चले गए। उसके बाद विंटर सेशन चालू हुआ। इसके बाद जो अलग अलग सांसद थे अपने अपने इलाकों की खबरों को, अपने अपने इलाकों के मुद्दों को उठा रहे थे। इसी दौरान लगभग 1:03 पे दो लोग, जो पार्लियामेंट की व्यवस्था है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो नीचे रहते हैं और ऊपर एक विजिटर गैलरी होती है, यानी अगर ग्राउंड फ्लोर पे ये सब है तो फर्स्ट फ्लोर पे विजिटर गैलरी होगी। वहाँ से ऐसे लोग जो पार्लियामेंट की कार्रवाई को लाइव देखना चाहते हैं वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो मीडिया वाले हैं उनके लिए एक अलग अरेंजमेंट होती है, वो भी ऊपर होती है। तो ऐसे उसी विजिटर गैलरी से कुछ लोग, यानी दो लोग कूदते हैं, और कूदने के बाद जहाँ पे स्पीकर बैठे थे, अध्यक्ष, वहाँ की तरफ जाने लगते हैं। और इसी बीच उन्होंने अपने जूतों से जो स्मोक बम है उसको निकाला। उसके बाद पार्लियामेंट में उसे फोड़ा। फोड़ने के बाद अलग अलग नारे लगाए, भारत माता की जय, संविधान जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब पहले तो कुछ लोग घबरा गए कि ये क्या, क्योंकि कुछ घंटे पहले उन्होंने उन्हीं यादों को ताज़ा किया था जो अपने आप में पूरे भारत के इतिहास में बेहद ही काला धब्बा है। संसद पर अटैक हुआ, कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई, लोग डर गए। तो लोगों के जहन में पहले तो वो चीज़ कि कहीं फिर से तो नहीं हो गया, चूँकि डेट, तारीख सब सेम, और मेमोरी भी लगभग कुछ मिनट पहले ही ताज़ा हुई थी। तो लोग डर गए।
लेकिन फिर कुछ लोगों ने देखा कि ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं है, कोई हथियार नहीं है और स्मोक बम है, कोई ऐसा डेंजरस चीज़ नहीं है। तो फिर इसी बीच कुछ लोगों में हिम्मत हौसला हुआ। ज़्यादातर लोग बचने की कगार पे थे, भागने की कगार पे थे। लेकिन इसी बीच जिनके बगल का ये मामला हो रहा था, यानी जहाँ से ये दोनों लोग चल रहे थे, वहाँ के लोगों ने जब देखा, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने जब देखा, तो उन्होंने फिर उन दोनों के ऊपर काबू करने की कोशिश की। अब वो दो, ये लोग 700 से ज़्यादा। तो फिर काबू पाया जैसे तैसे करके। मन में आक्रोश था, गुस्सा था, इन्होंने डराया था सांसदों को। तो फिर बढ़िया से पिटाई उटाई भी की। इसी दौरान जो पीसीसी है, जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस कहते हैं, कायदे से पीएसएस के जो मेंबर हैं वो भी आते हैं। आने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको निकाला जाता है। उसके बाद जो विंटर सेशन है उसे वहाँ रोका जाता है। जैसे ये खबर न्यूज़ में आती है, फ़ौरन तो हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ। मामले की जांच बैठाई गई। 8 पुलिस वाले, यानी 8 जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, सुरक्षाकर्मी, उनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि उनकी गलती ये मानी गई। तो फिर ये तमाम सवाल ये उठता है कि आखिर इन 8 की ही गलती थी या फिर मामला कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी घर पे हमला हो गया, किसी नेता के घर पे। यहाँ पे 700 अलग अलग जगहों के सांसद आए थे। तो ये हुआ कैसे, और आखिर एक आदमी यूं ही अंदर दाखिल कैसे हो सकता है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। दरअसल एक हल्के में जानिए कि किसी भी आदमी को अगर देखना है संसद की कार्रवाई कैसी होती है, तो उसे आने के लिए सबसे पहले या तो एक सांसद चाहिए, या फिर एक मंत्री चाहिए, या फिर जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वो तीनों से वो मिले, तीनों से रिक्वेस्ट करे, तीनों में से किसी एक से भी, चाहे किसी सांसद से कर ले या फिर किसी मंत्री से कर ले अगर पहुँच है तो, या फिर किसी जो अध्यक्ष है मौके पे उनसे कर ले। उसके बाद वो रिकमेंडेशन अपना देंगे, एक तरह से सिफारिश। और जब सिफारिश होगी तो अब उसके बाद एक पास अलाउ किया जाएगा कि हाँ, अब आप विजिटर गैलरी में आ सकते हैं। और आने के बाद आपको देखने की अनुमति मिलती है। अब इसके बाद एक आदमी पास पा जाता है, फिर डेट जिस तारीख की होगी उस तारीख को आएगा। अब जैसे मान लीजिए कल की बात है, तो कल की अगर व्यवस्था की बात करूं, तो जो हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ के चारों तरफ सबसे पहले धारा 144 लागू होती है। यानी ना ही वहाँ कोई सोशल गैदरिंग होगी, ना ही वहाँ आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये तमाम जिम्मेवारी जो वहाँ के डीसीपी हैं उनकी होती है, जो दिल्ली पुलिस है उसकी। और कल की अगर बात करूं तो कल 1200 पुलिस वाले वहाँ पे, जो सिर्फ पुलिस है, वो तैनात थे। 1200 में से 400 ऐसे थे जो अलग अलग ज़िलों से आए थे, यानी अलग अलग ज़िलों से उनको बुला के, जिनकी रनिंग अच्छी हो, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो, जो बढ़िया शूटर हो। ऐसे 1200 में से 400 पुलिस वाले बाहर से आए थे। बाकी जो 800 बचे वो वहाँ के लोकल पुलिस वाले थे। इसके बाद ये तो पुलिस की व्यवस्था हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। जो आउटर लेयर होगा उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो होगी दिल्ली पुलिस की। और इस चीज़ को अगर डायरेक्टली कोई देखता है तो वो डीसीपी देखते हैं, और मौके पे डीसीपी साहब मौजूद भी थे। और दिल्ली पुलिस आउटर लेयर पे जो चेकिंग करेगी, उसकी चेकिंग करने का मेन मोटिव ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कोई भी मेटल की शार्प चीज़ें या फिर कोई गन, कोई ऐसी चीज़, तो आपको ऐसा नहीं कि अंदर या फिर पार्लियामेंट के आसपास कहीं रोका जाएगा, वो आपको बाहर ही रोक दिया जाएगा। वहाँ पे मेटल डिटेक्टर से लेके तमाम चीज़ें होंगी, जिसके माध्यम से आपको चेक किया जाएगा। सबसे पहले मेटल डिटेक्टर में बाकायदा स्कैन किया जाएगा कि कोई गन वगैरह तो नहीं है। अब गन वगैरह हो सकता है किसी और फॉर्म में हो, जैसे कोई चाकू हो, चाकू नहीं तो कोई धारदार कांच हो, तो वो मेटल डिटेक्टर में नहीं आएगा। तो इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। और इत्मीनान से जब पहला लेयर चेक हो जाएगा तो फिर दूसरा लेयर आएगा। और जो दूसरा लेयर होगा, इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो होगी पार्लियामेंट और ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की यहाँ से जिम्मेवारी शुरू होती है। दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिया कि इसके पास कोई संदिग्ध चीज़ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई हिडन कैमरा नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें जब दिल्ली पुलिस ने चेक कर ली तो दूसरा लेयर अब काम करेगा, जो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है, उसकी ड्यूटी ही पार्लियामेंट तक सीमित है। तो फिर वो पास वगैरह फिर इत्मीनान से वेरीफाई करेगा कि कोई फेक पास तो नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा प्रॉक्सी तो नहीं यूज किया गया।
आधार कार्ड मैच करवाया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी, स्कैनिंग, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद अब जो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है फिर से यानी हेड टू टो यानी सर से लेके पैर के अंगूठे तक एक एक चीज़ों को चेक करेगा बहुत बारीकी के साथ कि कोई ऐसी हेडिंग चीज़ें तो नहीं है, कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ तो नहीं छुपा रखी है, बॉडी के अंदर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। उसके बाद ओवरऑल जो चीज़ पहली सिक्योरिटी लेयर में हुई वही चीज़ दूसरी सिक्योरिटी लेयर में हुई होती है। उसके बाद फिर तीसरी ड्यूटी आती है और ये काम करता है पीएसएस, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का जिम्मा सबसे ज़्यादा और सबसे अहम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का जो काम है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला कि पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ अफरा तफरी ना हो, दो सांसद हैं आपस में भिड़ जाएं, कुछ हाथापाई होने लगे, तो ये तमाम चीज़ें जो मैनेज करने का काम है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का है। और दूसरा, कोई मीडिया वाला है तो कैमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि कैमरा तो मीडिया का अलाउ हो गया, तो कहीं भी कोई बेचा खरीदा जा सकता है। तो ऐसे हाल में फिर उस मीडिया कर्मी के उस कैमरे को भी चेक करना, कितनी दूर से आप शूट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको गाइड करना। कोई ऐसा जो बहुत आगे जा रहा हो, विजिटर गैलरी से बहुत लटक के देख रहा हो, तो उसको मैनेज करना, कोई चिल्लाए ना, कोई शोर ना हो, क्योंकि बाहर से आप ये चीज़ें तो रोक सकते हैं कि कोई आधुनिक हथियार ना आए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना आए, कोई वेपन ना आए, कोई डेंजरस चीज़ ना आए, लेकिन आदमी अपने मुंह से अब संसद में कोई गाली देने लगे, कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट, कोई नारेबाजी, कोई स्लोगन, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी होगी वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की होगी। तो बाकायदा फिर कल पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस ने भी चेक किया। इतनी चेक होने के बाद अब एक चीज़ और आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर अब क्या सांसद और उनके ड्राइवर या फिर उनके जो सेक्रेटरी होंगे जो इन लोगों के साथ आते हैं, क्या उनकी भी चेकिंग होगी? तो उनकी जो एंट्री की व्यवस्था है वो अलग ही है। सबसे पहले जो सांसद साहब होंगे उनकी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा होगा जिसे सिक्योरिटी स्टिकर कहते हैं, और पार्लियामेंट में अलग अलग स्कैनर कैमरे होंगे। अब जैसे कोई सांसद मान लीजिए मेनका गांधी जा रहे हैं, तो अब मेनका गांधी की चेकिंग नहीं होगी, लेकिन अब वो गाड़ी उन्हीं की है, ऑथेंटिक है, सारी अथॉरिटी मेनका गांधी खुद अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो इसके लिए उनकी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा होगा, और उस स्टिकर को जब चेक किया जाएगा तो जो सिक्योरिटी गेट है अपने आप खुल जाएगा, और वो गाड़ी नहीं है, वो स्टिकर नहीं है, तब सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है वो मैनुअल हो जाएगी। तो ये तो रहा पॉलिटिशियन के जो लोग हैं और पॉलिटिकल जो जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी एंट्री का तरीका। अब अगर सांसद की बात करें और माफ़ कीजिएगा पार्लियामेंट की अगर बात करें तो इसमें टोटल 12 गेट हैं। 12 गेट में से लगभग गेट बंद रहते हैं। आने जाने का जो गेट होगा वो 2 या 3 खोले जाते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इन 12 गेटों पे भी जो पीएसएस है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहता है। और कितने तैनात थे, कल ये आंकड़ा जब आप जानेंगे तो आप एक तरह से हैरान हो जाएंगे कि इतने लोगों के तैनात होने के बाद ये चीज़ हुई। अब 12 गेट पे अलग अलग पीएसएस के लोग तैनात एकदम मुस्तैदी के साथ, कुछ भी पलक नहीं झपकनी है, और इनको जो आदेश है कि 10-10 सेकंड पे आपको अपडेट रहना होगा कि एवरीथिंग इज़ क्लियर और नॉट, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल और नॉट। और बाकायदा एक हेड होगा जो 10-10 सेकंड पे इन लोगों से कभी कभार 1 मिनट का भी फासला हो सकता है, लेकिन वो चेक करता रहेगा कि हाँ जो 12 गेट हैं, भले ही दरवाज़ा बंद है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई अफरा तफरी का माहौल है या नहीं, ये तमाम चीज़ें एक हेड चेक करता रहेगा। इसके बाद तब अंदर कार्रवाई शुरू होगी। इतने सिक्योरिटी गार्ड इतने लेयर को पार करने के बाद तब लोग अंदर आते हैं। अब एक हैरान करने वाली चीज़ आपको बताऊं, कल की अगर बात करूं तो कल 1200 तो पुलिस वाले थे जो आउटर लेयर संभाल रहे थे, 1200 पुलिस वाले थे, और लगभग 700 सांसद थे, 700 से ज़्यादा। उनकी अलग ड्यूटी, एक तरह से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी उनकी, दिल्ली पुलिस की। उसके बाद अगर बात करूं तो 25 ऐसे पहला मिलिट्री फोर्सेस हैं और उनकी कंपनीज़, जैसे सीआरपीएफ हो गई, अलग अलग ऐसे 20 से 25 ऐसी पैरा मिलिट्री फोर्सेस की कंपनी होगी, और हर कंपनी से 70 जवान लिए जाएंगे। यानी अगर 25 मान लें और 70 ये मान लें तो 1700 ये हो गए, यानी 25 अलग अलग कंपनी और हर कंपनी से 70 जवान, जो सबसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जिनकी रनिंग अच्छी, जिनकी शूटिंग रेंज अच्छी, जो निडर हो। वैसे तो सेना का हर जवान निडर ही होता है, लेकिन जो जान पे खेल के लोगों की जान बचा ले, जो 2-4 क्राउड के बीच में एक गोली मारे तो जहां मारनी है वहीं लगे, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो, ऐसे ऐसे 70 लोगों को छांटा जाता है और इन 70 लोगों को फिर इधर लगाया जाता है। तो 1700 ये और 1200 पुलिस वाले
और जो PSS है अगर उसको भी मान लें तो ऑन एवरेज अलग अलग चीज़ों को अगर जोड़ें और एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो 17 और 12 और बाकी अलग अलग और जोड़ें तो 3000 मान के चलिए। 3000 सिक्योरिटी कर्मियों की जिम्मेवारी थी कि कोई भी अंदर ऐसा अनैच्छिक अनवांटेड शख्स ना आ पाए। और 3000 लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली, अपने अपने तरीके से पूरी मेहनत कर ली, पूरी पुख्ता मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल की। लेकिन 2 शख्स जो ना कहीं ट्रेंड थे, ना ही कोई उनके पास प्लान था ऐसा, ना ही उन्होंने कहीं जाके पूरी 1 महीने की प्रैक्टिस की, ना कुछ किया। वो बाकायदा एक बीजेपी के सांसद से पास का अरेंजमेंट करवाते हैं उसकी रिकमेंडेशन पे। उसके बाद अपने सूझ में, ऐसा भी नहीं कि कहीं बहुत हिडन बहुत छोटी सी चीज़ थी कि नहीं पकड़ में आई। लगभग अगर मैं बताऊं तो 12 इंच लगभग वो क्रैकर था। उतना बड़ा क्रैकर उन्होंने अपने जूतों में छुपाया और छुपाने के बाद उस क्रैकर को इत्मीनान से लेके आते हैं। आने के बाद विजिटर गैलरी में खड़े होते हैं। उसके बाद एक सांसद अपनी बात को रख रहा था, इसी दौरान उसी गैलरी से जंप करते हैं। जंप करने के बाद पूरा सांसद एक तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं जितने भी सांसद थे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने उस पार्लियामेंट अटैक की यादें ताज़ा की थी। तो ये सुनने के बाद, देखने के बाद डर भी गए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हम बस प्रोटेस्ट करने आए थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी जगह से हमारा कोई संबंध नहीं है। खैर ये तो गलीमत रही, अगर कुछ एक्सप्लोजिव होता तो सवाल यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इधर जब अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो बाहर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आप दिल्ली पुलिस और जो भी ये सिक्योरिटी वाले थे उनकी मुस्तैदी का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि जब ये सारा प्लान हुआ, ये लोग प्लान के तहत आए, बाहर धारा 144 लगी है, इसके बावजूद इन्होंने पूरा अंदर से लेकर बाहर तक हड़कंप मचाया और फिलहाल अब ये गिरफ्तार हुए। ये तो रहा कहानी का पहला पहलू। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं। जब ये तमाम चीज़ें मीडिया में आए तो मीडिया कर्मियों की भी होड़ लग गई कि मैं दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा TRP ले लूँगा। अब अलग अलग लोग पहुँचते हैं, आगे रहना भी चाहिए चूँकि हुड़दंग बहुत ज़्यादा है, होड़ लगी है। तो एक मीडिया कर्मी उस जो फायर क्रैकर समझे या फिर जो भी समझे स्मोक क्रैकर, उसको हाथ में लेके जब दिखा रहा था तो इसी दौरान अब 2-3 उससे मांग रहे हैं कि तुम्हारा हो गया जल्दी दो, तुम्हारा हो गया जल्दी दो। अब ये तमाम चीज़ें ऑन द कैमरा ऑन द वीडियो रिकॉर्ड हो रही। अब एक के हाथ में है, 3-4 उससे छीनने की मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान एक पत्रकार बहुत तेज़ी के साथ आता है और हाथ से छीन के एक लोहे की जाली लगी थी उसको कूद के उस पार जाता है कि महिलाएं जो साड़ी वगैरह में वो ना आ पाएँ, और पुलिस भी जो थोड़ा सा हेल्दी हैं, जो उन्होंने टाइट कपड़े पहने, वो भी ना आ पाए। और अपना कैमरामैन से कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, इससे पहले कि कोई छीन ले, हम भी अपना काम कर लेते हैं, TRP गेन कर लेते हैं। और दिखाना क्या था कि बस यही क्रैकर है। तो आप मीडिया की भी सिंसियरिटी थोड़ा सा समझिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस फायर जो स्मोक क्रैकर था उसको दिखाने के लिए इतनी हुड़दंग की कैमरे के सामने। वो भी ऐसा नहीं था कि कोई छोटे मोटे यूट्यूबर हम जैसे थे, वो बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े उस्ताद लोग थे, क्योंकि ऐसे लोग तो अंडर एंट्री पाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक मैं नहीं बताया। इन तमाम सुरक्षा के बावजूद 2-4 चीज़ें और होती हैं, जैसे पुलिस बैरिकेटिंग होती है दूर दूर कि आप उस रेंज में भी नहीं आ सकते। दूसरा रूफ टॉप अरेंजमेंट, वो तो आप समझ ही गए होंगे। और तीसरा, अंदर फिर से बता रहा हूँ कि 700 से ज़्यादा सांसद, तो इतने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी एक यानी बोझ भी था। ऐसा नहीं था कि अंदर कोई 1-2 मौजूद था, ये लोग लापरवाही कर गए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।